पूरी टेक इंडस्ट्री अभी बन चुकी है टोकन पगलू और जिसको एक टर्म दिया जा रहा है टोकन मैक्सिंग का। हाँ जी, कि आप जितने ज्यादा टोकन को खर्च करोगे आपकी प्रोडक्टिविटी को उतना ज्यादा माना जाएगा। कंपनी के अंदर लिटरली लीडर बोर्ड लग रहे हैं। मेटा हो गया, अमेजॉन हो गया, आपका माइक्रोसॉफ्ट हो गया, जहां पे आपको इस चीज के बेसिस पे मेजर किया जा रहा है कि आप अपने कोड के अंदर कितना ज्यादा एआई का प्रयोग कर रहे हैं और कितना कोड आप खुद के हाथों से लिख रहे हैं। वहां पे एक लीडर बोर्ड की रैंकिंग बना रखी है टॉप 250 की, जहां पे कि आप ज्यादा से ज्यादा टोकन खर्च करें, जो जितना ज्यादा टोकन खर्च करेगा उसकी रैंकिंग उस लीडर बोर्ड में आएगी। तो अगर आपकी कंपनी के अंदर 50,000 एम्प्लॉय हैं तो आप उनको मोटिवेट कर रहे हैं कि आपको प्रमोशन तभी मिलेगा जब आप ज्यादा से ज्यादा टोकन खर्च करेंगे। अब आप मुझे बताओ, क्या ये जो टोकन्स हैं क्या ये फ्री हैं? क्या नंबर ऑफ टोकन ज्यादा खर्च करने का मतलब यह है कि इससे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई? आप आंसर दीजिए दोस्त। हाँ भैया, इससे तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई है, लेकिन किसकी? भैया जो इन टोकन को बनाती है। कौन? जो क्लाउड हो गया, ओपन एआई हुआ, उनके तो मजे हैं। लेकिन ये जो कंपनीज है इनके क्या मजे हैं इसमें? इनका क्या इंसेंटिव है? इनको बस अपने शेयर मार्केट में दिखाना है कि हमारी कंपनी पूरे तरीके से एआई को इस्तेमाल कर रही है और उसका इन्होंने एक बेंचमार्क सेट कर दिया है कि जो जितना ज्यादा हम टोकन इस्तेमाल कर रहे हैं उतना ज्यादा हम एआई का प्रयोग कर रहे हैं। ऐसा ही पहले भी होता था। हाँ जी, ऐसा मत समझना कि ये नया जो क्राइटेरिया अभी आ रखा है ये सबसे बेकार क्राइटेरिया है किसी की प्रोडक्टिविटी को देखना। ओके, क्योंकि आप सीधा क्लाउड को बोल रहे कि भैया मेरे लिए जाके कोड लिख। पहले जब 2000, 2005, 2010 की अगर मैं आपसे बात करूं, आपको उस समय जज किया जाता था कि आप कितने नंबर ऑफ लाइन ऑफ कोड लिखते हैं अपनी कंपनी के अंदर। उसको उनसे मतलब नहीं है कि उसका इंपैक्ट क्या है। अब इससे क्या हुआ कि भैया जो उनका कोड बेस था वो इतना अनरीडेबल बन गया क्योंकि हर कोई कुछ ना कुछ कमेंट ऐड कर दे रहा था। जो कोड लाइन ऑफ कोड आपके 5 लाइन में हो सकता था उसको वो खींच के 40, 50, 100 लाइन में खींच रहे थे। यही तो होगा। फिर एक नया टर्म है कि आप कितनी ज्यादा पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करते हैं अपनी कंपनी के अंदर। फिर लोगों ने सेम काम करना शुरू करा कि पीआर दिखाने के लिए खुद का कि हम गिटअप के अंदर इतने पुश कर रहे हैं या इतने पुल रिक्वेस्ट मार रहे हैं। तो वो क्या करते थे भैया, फंक्शन का नाम चेंज किया उसके लिए पीआर रेज कर दी, एक छोटी चीज चेंज किया उसके लिए पीआर रेज कर दी, क्योंकि आपने गेम ही बदल दिया। तो यहां पे सही मैट्रिक होना क्या चाहिए? और इवन कंपनी के अंदर भैया आपको इंसेंटिव और प्रमोशन इसी बेसिस पे मिलता था। फिर कंपनी आगे बढ़ी, उन्होंने सोचा यार चीजों को अब चेंज किया जाएगा, जो अभी करंट क्राइटेरिया ये बढ़िया नहीं है। फिर 2015-20 के अराउंड एक नया आर्किटेक्चर आया मार्केट के अंदर माइक्रो सर्विसेज का। उस समय मोनोलिथ सर्विसेज बहुत ज्यादा चलती थी। मोनोलिथ जो आर्किटेक्चर फॉलो होता था कि आपकी कंपनी के अंदर कितना ज्यादा माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर है, तो वो क्या करते थे, जो उनका करंट कोड बेस है उसको तोड़ के माइक्रो सर्विस में बांटते थे। इवन अगर आपका नंबर ऑफ यूजर बेस 1000 है, 2000 है, फिर भी हाँ जी। इवन जब मैं अगर स्ट्राइक की भी बात करूं, तो जब हम यहाँ पे अपने स्ट्राइक प्लेटफॉर्म को क्रिएट कर रहे थे, तो यहाँ पे हमारे जो बच्चे थे जो कोड लिखते हैं, उन्होंने बोला भैया पहले दिन ही हम काफका को इंट्रोड्यूस कर देते हैं क्योंकि ये टर्म बहुत ज्यादा फेमस हो रही है। मैंने बोला यार अभी हमारे पास नंबर ऑफ यूजर उतने नहीं है, तो आपको काफका की जरूरत क्यों है? फिर एक दिन क्या हुआ, मैं लाइव क्लास ले रहा था और हमारा जो कोड बेस है, जो हमारा डेटा बेस है, वो फट गया। फिर उन्होंने मुझे बोला भैया हमने आपको बोला था काफका का इस्तेमाल कर लो। नहीं दोस्त, नहीं करना था। फिर मैंने उनको गाइड किया कि ये फटा क्यों। ओके, क्योंकि मैंने खुद कोड नहीं लिखा था, मैंने सिंपल सा इंस्पेक्ट वगैरह किया, मुझे पता चल गया कि जो भी राइट ऑपरेशन हो रहे थे डायरेक्ट वो डेटाबेस के अंदर जा रहे थे, हर एक छोटा राइट, और उसको हमने ऑप्टिमाइज किया। उसके बाद भैया डेटाबेस फटना बंद हो गया। तो इससे चीजें समझ आई कि मार्केट जैसे जैसे चेंज होता है लोग नए नए टर्म लाते हैं कि भैया ये अब नया क्राइटेरिया होगा चीजों को देखने का ऑप्टिमाइज तरीके से। और अब वो क्राइटेरिया बन चुका है आपके लिए टोकन, कि आप कितने ज्यादा टोकन खर्च करते हैं। इसको ना ऐसा समझिए, चलो मैं स्विगी का एग्जांपल लेता हूं। आप एंड यूजर में आपको कोई मतलब है कि स्विगी एआई का प्रयोग करता है या नहीं करता है? उल्टा आपको फ्रस्ट्रेशन ही होती होगी, होती ही नहीं होती कि भैया मान लो अगर आपका घर में गलत ऑर्डर आ गया खाने का, या कोई इशू आ गया, खाना ठंडा रहा, रॉन्ग ऑर्डर आया, तो आप उनके चैट सपोर्ट में जाते हैं। वो चैट सपोर्ट किससे ड्रिवन रहता है? भैया वो तो एआई से ही रहता है। हाँ, और मैं उससे पागल हो जाता हूं कि वो ना तो मुझे सही आंसर देता, मैं बोलता हूं मुझे असली वाले से बात करा, और आपको पता है कि आपके लिए बहुत ही नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल उन्होंने बना दिया है कि आप रियल इंसान से बात कर पाओ। तो क्या यहाँ पे एआई ने कोई इंपैक्ट क्रिएट करा या उसने कस्टमर एक्सपीरियंस को यहाँ पे खराब किया? अगर वो यहाँ पे ये करता कि यार चलो एआई का अगर स्विगी ने प्रयोग करा अपने कोड बेस के अंदर, जहां पे वो आपके पर्सनल रिकमेंडेशन सिस्टम को अच्छा बना पाए, आपके लिए बेस्ट डील ला पाए,
एट द एंड मुझे सस्ते में खाना खाना है, बढ़िया खाना है, और जल्द से जल्द मेरे लिए डिलीवर हो पाए, या फिर मैं एआई का प्रयोग करूं कि आपके घर में मैं उस खाने को जल्द से जल्द गर्मा गर्म करके डिलीवर कर दूं। वो प्रॉब्लम अगर सॉल्व हो तो एंड यूजर को उससे ज्यादा फर्क पड़ेगा एज कंपेयर टू कि मैं कहीं भी एआई को घुसाया जा रहा हूं। अब इसको ऐसा समझ लो कि यार अगर वहां पे कोई डिलीवरी बॉय है जो वहां पे काम करता है, अगर मैं उसको बोलूं कि यार तुझे हर एक डिलीवरी में कितने पैसे मिलेंगे, जितना तू पेट्रोल उड़ाएगा उस हिसाब से मैं तुझे पैसे दूंगा, जितना ज्यादा तू पेट्रोल उड़ाएगा उतना ज्यादा तेरा इंसेंटिव। अब वो क्या करेगा डिलीवरी बॉय? अब आपको पता है डिलीवरी बॉय सिंपल, अब उसे पता है यार उसका जो डायरेक्ट इंसेंटिव है किसके ऊपर डिपेंड है कि उसको कितना पेट्रोल उड़ाना है। आपके और उसके घर का रास्ता 1 किलोमीटर था, वो 1 किलोमीटर का रास्ता कभी लेके नहीं आएगा, वो कैसा आएगा, घूम के आएगा 10 किलोमीटर, फिर आएगा आपके घर में, क्योंकि उसका इंसेंटिव आपने बढ़ा दिया कि आप कितनी ज्यादा पेट्रोल या गैस खर्च कर रहे हैं। तो सेम अभी इंडस्ट्री में हो रहा है, क्या आपका प्रमोशन इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि भाई आप इंडस्ट्री के अंदर कितने टोकन खर्च कर रहे हैं। उनको इस चीज से मतलब ही नहीं है कि एट द एंड इससे बिजनेस में क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है। और ये हो क्यों रहा है? क्योंकि जो वीसीज हैं जो आपको फंडिंग देते हैं, या फिर एज अ नॉर्मल पीपल, हम हर लोग जो शेयर के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं, कहां इन्वेस्ट कर रहे हैं? जहां पे लोग एआई का ज्यादा प्रयोग कर रहे हैं। तो पूरा ये एक इको चैम्बर क्रिएट हो गया है कि हम वहां भी एआई को घुसा रहे हैं जहां उसकी नीड नहीं है। अभी जो कि एनवीडिया के सीईओ थे, उन्होंने भैया एक सिंपल सी स्टेटमेंट मारी कि अगर आपकी सैलरी 5 करोड़ रुपए है सालाना, तो अगर आप हर साल 2.5 करोड़ का टोकन, हाँ जी, एक इंजीनियर 2.5 करोड़ का अगर टोकन खर्च नहीं कर रहा है तो मतलब वो कुछ ना इंसाफी कर रहा है आपके प्लेटफॉर्म के साथ। अरे वो तो बोलेंगे उनके पास तो भाई जीपीयूज है। तो मतलब हमने जो प्रोडक्टिविटी को मेजर करने का तरीका करा है वो बिल्कुल चेंज कर दिया, जिसको हम टोकन की ओर शिफ्ट कर रहे हैं, और ये कंपनीज कर रही हैं। फिर जब उनको पब्लिकली कॉल आउट किया गया तब उन्होंने जाके चेंज किया। अब ये चीजें माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी को भी अब समझ आ रही है। उन्होंने बोल दिया है कि भैया अब जून 30 से हम क्लाउड को अपने यहां इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब इसका मतलब ये मत समझना कि वो कुछ भी कोई भी एलएलएम मॉडल इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो खुद का गिटहब कोपायलट को इस्तेमाल करने वाले हैं। क्योंकि उन्होंने देखा यार क्लाउड से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व तो हो रही है, मैं ये नहीं कह रहा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, बिल्कुल हो रही है, लेकिन उससे कॉस्टिंग भी तो बढ़ रही है। एट द एंड कोई भी बिजनेस किस पे रन करता है? वो कितना पैसा बना रहा है, इसके ऊपर तो कंपनी डिपेंड करती है। अब अगर कंपनी पैसा ही नहीं बना रही है, कंपनी का मैक्सिमम एक्सपेंडिचर इसके ऊपर जा रहा है कि भैया टोकन कितना खर्च हो रहा है, आप अपने इंप्लॉय को गाइड कर रहे हो, बोल रहे हो कि भैया जितना ज्यादा आप पैसा उड़ाओगे, जितना ज्यादा आप टोकन उड़ाओगे, और टोकन का पैसा तो देना पड़ेगा। अमीर कौन बनेगी? ओपन एआई बनेगा, क्लाउड बनेंगे, वो बनेगा अमीर तो। पर क्या आपको उस चीज की नीड है? तो देखो इसको ना कंपनीज को अच्छे से मेजर आउट करना पड़ेगा। एक तो ये अनलिमिटेड टोकन वाला सीन बंद करना पड़ेगा। इवन जो मेरी प्रीवियस कंपनी थी, तो मैंने अपने कुछ दोस्तों से बात करी थी जिन्होंने मुझे बताया कि भैया यहाँ पे एक बंदे ने 1 महीने के अंदर, हाँ जी, $50,000 के टोकन उड़ा दिए। $50,000! मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता कि $50,000 का तुमने उड़ाया क्या, कहां उड़ाए? हाँ जी। और एक नॉर्मल इंजीनियर कम से कम 70-80 हजार रुपए के टोकन तो हर महीने खर्च कर रहा है। तो अगर आपकी सैलरी 1.5-2 लाख रुपए और उसमें से 80,000 1 लाख के अगर आप टोकन उड़ा दे रहे हैं, तो भैया क्वेश्चन करना तो बनता है कि आपका आउटपुट का इंपैक्ट क्या रहा एट द एंड। हमें इंपैक्ट के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए एज कंपेयर टू कि भैया हमें करना क्या है। तो यहां पे अगर मेरे पास एक आर्टिकल है टोकन मैक्सिंग का, बहुत बढ़िया, यहां पे उन्होंने बताया है कि एम्प्लॉइज एट मेटा प्लेटफॉर्म हु वांट टू शो ऑफ देयर एयर AI super user jobs are competing on an internal leaderboard for a status as a session immortal or even better token legend। आपका इंसेंटिव भैया टोकन के ऊपर बना दिया भाई। अब मैं क्या करूंगा अगर मुझे कोई ऐसा बोले, चलो मैं अगर किसी कंपनी के अंदर काम करता हूं, मैं क्या करूंगा? मुझे पता है कि यार मेरा प्रमोशन इसी चीज के ऊपर होने वाला है, तो मैं सिंपल एक ही काम करूंगा कि भैया मेरे पास एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट आई, पहले मैं बोलूंगा, क्योंकि मुझे नंबर ऑफ टोकन में ज्यादा खर्च करना है, मैं बोलूंगा ये को पहले मुझे इस प्रॉब्लम को समझा। मैं खुद ही समझूंगा, बोलूंगा उसने समझा, मैंने कुछ नहीं समझा, ओके। मैं बोलूंगा इसके लिए पहले सिस्टम डिजाइन क्रिएट कर, उसने करा। अब मुझे बता इसके अंदर ट्रेड ऑफ कर, उसने ट्रेड ऑफ किया। फिर मैंने बोला इसके लिए कोड लिख, ओके, उसने कोड लिखा। फिर मैंने कहा इस कोड को दोबारा लिख, क्योंकि मुझे नंबर ऑफ टोकन ज्यादा खर्च करने, उसने लिख दिया। मैंने कहा इस कोड को और ऑप्टिमाइज कर, उसने और टोकन खर्च करे। फिर मैंने बोला अब इस कोड को रिव्यू करना है, मैं खुद तो रीड करूंगा नहीं। फिर से एलन को बोला ये कोड रहा, इसको जाके आप रिव्यू करो, उसने करा। उसने कहा एक और बार रिव्यू करो। मैं क्या कर रहा हूं? मैं टोकन के पीछे भाग रहा हूं, क्योंकि मुझे उस टॉप 250 वाले लीडर बोर्ड में अपना नाम चाहिए मित्र, अपना नाम चाहिए। तो यही तो करूंगा मैं। वहीं यहां पे सिंपल चीज क्या हो सकती थी कि मैं उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को लेके बैठता, सोचता, कुछ नहीं करता ये का प्रयोग इनिशियली, मैं कोड लिखने के लिए करता उसका प्रयोग, पर इनिशियली मैं बैठता सोचता कि अच्छा ये प्रॉब्लम नहीं, इसके लिए क्या, कैसे हमने कोड लिखना है, क्या फंक्शन हम लिखेंगे। उसके बाद मैं एआई का प्रयोग करता और उसको मैं उतना ही बोलता कि भैया तो इतना पोर्शन ऑफ कोड मेरे लिए लिख दे। वो लिखता, मैं उस कोड को फिर खुद से रिव्यू करता।
मैंने रिव्यू करा, उसके बाद मैं एआई से भी एक बार रिव्यू करा देता, 2 बार में मेरा पूरा काम कंप्लीट हो जाता। एज कंपेयर टू किसके, कि मैंने सब कुछ किसको सौंप दिया है, मैंने सब कुछ एआई को सौंप दिया है। और दोस्तों ये जो प्रॉब्लम है ना, ये बहुत बड़ी होती जा रही है, जहां पे हम पूरी अपनी जो थिंकिंग प्रोसेस है सब कुछ एआई के भरोसे देते जा रहे हैं। इवन आपको सुन के हंसी आएगी, जो कि अपर मैनेजमेंट में जो मैनेजर लोग हैं, जो वीपी लोग हैं, उन्होंने पिछले कुछ सालों से कुछ भी कोड नहीं लिखा था कंपनीज के अंदर, लेकिन वो टॉप 250 में आने के लिए, क्योंकि ले ऑफ चल रहे हैं ना मार्केट के अंदर, उन्होंने उसके अंदर आने के लिए भैया कोड लिखना स्टार्ट कर दिया। कोड खुद तो लिखते नहीं है, आप भैया लैपटॉप खोल के बैठ जाओ और उसको बोल दो भैया कोड लिखते रहे, मेरी ये प्रॉब्लम नहीं, इसको तू सॉल्व करते रहे, रात भर लैपटॉप खोल के छोड़ दो, वो खुद ही प्रॉब्लम को सॉल्व करता रहेगा। बोलते रहना भैया तुझे सारे एज केसेस देखने, हर एक चीज को वेल डिफाइन करना है, हर एक चीज को टेस्ट करना है, एक बार नहीं 5 बार करना है सेम चीज को टेस्ट। और वहां पे जो वीपीस वगैरह थे, जो सीनियर मेजर लेवल पे लोग थे, उनका नाम भी टॉप 10, टॉप 20, टॉप 30 के अंदर आना स्टार्ट हो गया, क्योंकि आपने इंसेंटिव भी ऐसा दिया एज कंपेयर टू भैया इम्पैक्ट क्या है। तो इसका बेसिक सॉल्यूशन ये हो सकता है कि भैया अगर आप अपनी कंपनी के अंदर कुछ भी एलएलएम एआई वगैरह का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो भैया लिमिटेड एक्सेस दो। हाँ जी, कि महीने का आपको $100 $200 के टोकन मिलेंगे, इनको जाके आप सिर्फ खर्च कर सकते हैं अपने प्रोडक्टिविटी के अंदर। इससे आप ज्यादा सीखोगे। मैं अगर आप एज अ स्टूडेंट, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अगर मेरे पास एक बार क्लाउड वगैरह सबका सब्सक्रिप्शन फ्री में आ गया, तो मैं तो मार्केट के अंदर धूम मचा दूंगा, नहीं, नहीं मचा पाओगे दोस्त, नहीं मचा पाओगे। आपकी थिंकिंग प्रोसेस पूरे गड्ढे में चली जाएगी, आप डम से डम्बर, डम्बर से डम्बेस्ट बनते जाओगे। अभी आपके पास जितनी रिसोर्सेज हैं, जितनी फ्री रिसोर्सेज हैं, वो आपके लिए बेस्ट हैं, क्योंकि वहां से आपको पता है कि एक समय के बाद ये मुझसे पैसे मांगने लग जाएगा और मैं इसको पैसे पे नहीं कर सकता, तो वहां पे आपको अपना दिमाग चलाना पड़ेगा। अब आप उस प्लेटफॉर्म को स्मार्टली इस्तेमाल करोगे, एज कंपेयर टू कि मैं उसको ब्लाइंडली ही स्मार्ट कर रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है मेरे पास सब कुछ का अनलिमिटेड एक्सेस है। तो इन्होंने यहाँ पे और भी चीजें यहाँ पे मेंशन करी है, तो भैया बैकलैश मिला, उसके बाद भैया इन्होंने बोला भैया सॉरी, गर्मी हो गई दोस्तों और ज्यादा, क्या एआई इस गर्मी को भगा सकता है? ओके, तो यहाँ पे वन इंजीनियर एट मेटा टोल्ड मी दे थिंक मेटा हैड अ डिफरेंट गोल विद द टोकन लीडर बोल्ड। ओके, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट का भी सेम फुल फोर्स टोकन मैक्सिंग, कि जितना ज्यादा टोकन खर्च करो भैया करो। वेरी सीनियर इंजीनियर distinguished level folks are in the top 5 across the whole company, despite the fact this group generally wrote little code in the past। ये बहुत ही कम कोड लिखते थे, क्योंकि आधे टाइम ये लोग जो वीपी वगैरह होते हैं, जो सीनियर लेवल पे पोजीशन में लोग होते हैं, इनका आधा टाइम तो सिर्फ मीटिंग में चला जाता है, कि नीचे से कुछ काम आता है उसको ऊपर प्रपोज करते हैं, उस पर बहुत ज्यादा डिस्कशन चलते हैं, ये डिस्कशन में बहुत ज्यादा समय होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भैया आपको एआई का प्रयोग नहीं करना, बिल्कुल करना है, आपकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करेगा, लेकिन वो प्रोडक्टिविटी इस पर डिपेंड नहीं करनी चाहिए कि आप नंबर ऑफ टोकन कितना ज्यादा खर्च कर रहे हैं, वो आपकी कंपनी का बिल बढ़ाने वाला है। उबर का आपने सीन देखा होगा, उबर ने कहा कि भैया जो हमारा टोकन का बजट था 1 साल का, वो 4 महीने के अंदर उठ गया। क्यों उठ गया? अरे अगर आप ऐसे करके अपने, अगर ऐसे करके अगर आपका प्रमोशन का क्राइटेरिया क्रिएट होगा, तो ये हर कोई उसी के पीछे भागेगा। तो राइट चीज होनी क्या चाहिए यहाँ पे? राइट चीज होनी चाहिए कि हमें यहाँ पे इंपैक्ट से चीजों को नापना पड़ेगा। अब दिक्कत ये है मार्केट के अंदर कि मैं इंपैक्ट को नापूंगा कैसे, कि इस चीज से एक्चुअल में इंपैक्ट पड़ा क्या, जो हमने चीजें क्रिएट करी है, क्या इससे एंड यूजर का एक्सपीरियंस अच्छा हुआ? मे बी मैं एज ए इंजीनियर हूं जो कंपनीज के इंटरनल टूल को संभालता हूं, तो क्या इससे जो इंजीनियर उसी कंपनी में काम करते हैं, क्या उनको कोई बेनिफिट मिला, या फिर मैंने कंपनी की कॉस्टिंग या कंप्यूट पावर बचा दी इस कोड को लिख के? ये सब कुछ हमारे इंपैक्ट के अंदर जाने चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि मैंने इतने 9 ऑफ कोड लिखे, मैंने इतना नंबर ऑफ एआई इस्तेमाल किया, मैंने इतने ज्यादा पीआर रिक्वेस्ट रेज करा है, मैंने अननेसेसरी जो मेरा मोनोलिथ आर्किटेक्ट था उसको मैंने माइक्रो सर्विस में कन्वर्ट कर दिया, या फिर मेरा पूरा जो सर्विस था वो माइक्रो सर्विस को उसको मैंने कन्वर्ट करके मोनोलिथ में कर दिया। क्यों? क्योंकि भैया मुझे प्रमोशन चाहिए था। इंपैक्ट के बेसिस पे चीजों को जज करना पड़ेगा दोस्त। और ये चीजें ना किसके साथ भी हुई थी? अमेजोन के साथ भी हुई थी। अमेजोन ने क्या करा कि भैया उनका मोनोलिथ आर्किटेक्चर था, जो उनका प्राइम वाला है, जो उनका आपने अगर वीडियो स्ट्रीमिंग वगैरह देखा होगा, तो उनका 2015-20 के राउंड पूरा वो मोनोलिथ आर्किटेक्चर था। उन्होंने उसको पूरा कन्वर्ट करके माइक्रो सर्विस में कन्वर्ट कर दिया। हाँ जी, 150 से ज्यादा माइक्रो सर्विसेज उन्होंने बना दी सिर्फ उसके लिए। बाद में क्या देखा कि भैया जब बिल आया, फिर उन्हें पता चला नहीं यार ये तो हमने गलत कर दिया, और जिस बंदे ने वो करा था उसको तो प्रमोशन हो गया। फिर क्या करा भैया? पूरे माइक्रो सर्विस को कन्वर्ट करके, क्या पूरा मोनोलिथ? नहीं 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 भैया, जितना रिक्वायरमेंट है, मैं नहीं कह रहा मोनोलिथ बेस्ट है, माइक्रो सर्विस बेस्ट है, जो इनके बीच का बैलेंस है वो बेस्ट है।
और अगर आप स्टार्टअप हैं तो आप पहले ही माइक्रो सर्विस में क्यों कूद रहे हो भाई? पहले ही आप अपने सिस्टम में कुबरनेटिस ले आ रहे हो, काफका ले आ रहे हो, सब ले आ रहे हो। अरे भैया तेरे यूजर 10 हैं, 20 है, 50 है, 100 है, इतने में तो कोई इसकी रिक्वायरमेंट भी नहीं है। अगर मुझे कोड को डिप्लॉय भी करना है गिटहब के अंदर तो मैं अपने पेन ड्राइव में लेके गिटहब के सर्वर पे जाके वहां जाके इंस्टॉल कर सकता हूं। मुझे यहाँ पे कोई ऑटोमेशन की इतनी नीड है भी नहीं अगर मेरे नंबर ऑफ यूजर कम है। तो आई होप आज की वीडियो आपको समझ आई होगी कि मार्केट किस और बढ़ रहा है। और ये जो बबल है टोकन को ज्यादा ज्यादा खर्च करने का, ये फूटेगा, पक्का फूटेगा। इसको बिल्कुल बढ़िया तरीके से कैसे इस्तेमाल किया जाता है वही कंपनी अब आगे बढ़ेंगी। वरना भैया आपकी कंपनी का जो बिल्स हैं अगर आप देखेंगे, इनके क्वार्टरली रिजल्ट वगैरह देखेंगे, इसी तो ले ऑफ कर रहे हैं, कहीं से तो पैसा रिकवर करना पड़ेगा। इतने सारे टोकन में अगर आपके टोकन इतना पैसा आपका स्पेंड हो रहा है और आपको हर साल दिखाना है कि हमारी कंपनी ग्रोथ कर रही है ताकि आपके शेयर की वैल्यू बढ़ती जाए, तो आपको कुछ तो करना पड़ेगा, कहीं से तो कॉस्ट कटिंग करनी पड़ेगी। और वो कॉस्ट कटिंग कहां से हो रही? ह्यूमन से हो रही है। हाँ जी, उसका बिल कौन दे रहा है? ये तो यहाँ पे ये हो सकता है कि इस चीज को हम बैलेंस आउट करते हुए चल सकते हैं आगे। ये नहीं कि अंधाधुंध कुछ भी हम करते चलें। आई होप आज की वीडियो में आपको मजा आया होगा। बताइए आपके क्या थॉट हैं इसके पीछे टोकन मैक्सिंग के, और मिलता हूं आपको किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।